आज का हमारा ये वेबिनार न्यूरोलॉजिकल लक्षणों से संबंधित है, जिसे जियो मित्र ई क्लिनिक के पैनलिस्ट डॉक्टर गौतम अरोड़ा संबोधित करेंगे। इस वेबिनार को अंत तक देखें ताकि आपको अपनी समस्त परेशानियों से छुटकारा पाने में मदद मिल सके। हेलो सभी हेल्थ पार्टनर डॉक्टर गौतम अरोड़ा सर और जो भी हमारे करोड़ों देशवासी इस वेबिनार को देख रहे हैं उनको मेरा हार्दिक नमस्कार। और आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर गौतम अरोड़ा जी को हमारे जियो परिवार में। डॉक्टर गौतम अरोड़ा सर, जियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारे 700 के ऊपर जियो ई क्लिनिक सेटअप हुए हैं, जिसमें हर महीना 7,000 के ऊपर संतुष्ट मरीज दिखाए जाते हैं, जो कि बहुत खुश है हमारे जियो से। और हमारे जियो के लैब्स भी सेटअप हुए हैं। जो भी मरीज को आप टेस्ट वो सब लिखते हैं वो जियो की लैब से भी करवा सकते हैं। और चलिए हम सब मिलकर जानते हैं डॉक्टर गौतम अरोड़ा जी के बारे में। डॉक्टर गौतम अरोड़ा जी ने एमबीबीएस, एमडी और डीएम न्यूरोलॉजी किया है। ये न्यूरोलॉजी फिजिशियन है, तो ये दर्द चिकित्सक भी है न्यूरोलॉजिस्ट के साथ साथ। और इनकी कुछ खास बातें हम ये जानते हैं कि ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के मेंबर है, और ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन के मेंबर है, और ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेन मेडिसिन के मेंबर है। तो हम अभी कुछ न्यूरो के दिक्कतों के बारे में डॉक्टर गौतम अरोड़ा जी से कुछ बातें जानेंगे। डॉक्टर गौतम सर, प्लीज टेक द लीड। थैंक यू वेरी मच। आज हम बात करेंगे कुछ न्यूरोलॉजिकल साइन और सिम्टम्स की, जो कि न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज में प्रेजेंट करती हैं। ये सिम्टम्स किसी को भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसको टारगेट करते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर भी साइन होते हैं, लेकिन उनके उनके साइन अलग होते हैं एडल्ट पॉपुलेशन से। और ज़्यादातर हमारी जो पॉपुलेशन है वो जेरियाट्रिक पॉपुलेशन, सीनियर सिटीजन्स और अबव 50 ईयर ओल्ड, 55 ईयर ओल्ड पॉपुलेशंस में जैसे कि स्ट्रोक वगैरह ज़्यादा कॉमन होता है। और इसमें लाइफस्टाइल चॉइसेस भी होती हैं और अदर कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, जैसे स्ट्रोक के अंदर किसी को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, तो उसकी वजह से भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है स्ट्रोक होने का। और अगर वो टोबैको या सिगरेट स्मोक करते हैं तो उसकी वजह से भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है स्ट्रोक होने का। जस्ट माय प्रोफाइल राइट हेयर। अब हम बात करेंगे आज प्राइमरीली जो न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज होती हैं उनके काफ़ी साइन और सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं। आज इस स्लाइड पे हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में, जिसे सेरिब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट भी कहा जाता है, सीवीए स्ट्रोक, जिसकी वजह से प्राइमरीली सिम्टम होता है कि चलने फिरने में परेशानी हो गई और मांसपेशियों में, आर्म्स और लेग्स में वीकनेस आ सकती है। और ज़्यादातर ये सिम्टम्स एकदम से अटैक होता है इसका, ये एक्यूट अटैक आता है इसका एकदम पैरालिसिस का। इसके अंदर और आपकी विजन भी अफेक्ट हो सकती है पेशेंट की, उसको दोहरी विजन हो सकती है जिसमें उसको डबल दिखाई दे रहा है, या ब्लरी विजन भी हो सकती है, धुंधला दिखाई दे रहा है। और कुछ कुछ केसेस में विजन लॉस भी हो सकता है। और बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है जिसको डिसआर्थरिया बोला जाता है, और समझने में परेशानी हो सकती है जिसको एफेजिया बोला जाता है, इंग्लिश के अंदर एफेजिया और डिसआर्थरिया। और नमनेस सेंसेशन हो सकती है या लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकती है, किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकती है, फेस पे भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है, कौन सा लोब अफेक्ट हुआ है ब्रेन का। जैसे कि ब्रेन में 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब्स। ये चार लोब्स होते हैं। डिपेंडिंग ऑन कौन सा लोब अफेक्ट हो रहा है स्ट्रोक की वजह से, स्ट्रोक ब्लड की जो आर्टरीज होती हैं, वेसल्स होती हैं, उनके अंदर क्लॉट आ जाता है। जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे ये ब्रेन अटैक होता है, इसको ब्रेन अटैक भी कहा जाता है। ये जैसे हार्ट के अंदर जब हार्ट अटैक होता है तो उसकी ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, उसी तरह ब्रेन अटैक के अंदर भी ब्रेन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, पैरालिसिस, नमनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन,
बोलने में परेशानी, समझने में परेशानी, और विजन प्रॉब्लम, और इसके अंदर कुछ संतुलन प्रॉब्लम भी हो जाती है, बैलेंस प्रॉब्लम हो जाती है, चलने फिरने में परेशानी हो जाती है, और कुछ कुछ केसेस में जिसमें चक्कर से भी आते हैं और बैलेंस प्रॉब्लम भी हो जाती है, और उसके अंदर उसकी वजह से फॉल भी हो जाता है पेशेंट को। तो ये तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक के बारे में, जो कि बहुत कॉमन है, स्पेशली इन पेशेंट्स अबव 55, एंड एज दे ग्रो ओल्डर उनका रिस्क फैक्टर बढ़ता जाता है, जैसे कि डायबिटीज और पेशेंट्स के अंदर ये मोर कॉमन होता है, और सिगरेट जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर भी ये कॉमन होता है, और फैमिली हिस्ट्री जिनकी होती है स्ट्रोक की उनके अंदर भी कॉमन होता है ये स्ट्रोक। तो इसका इलाज हो सकता है, लेकिन जितनी जल्दी ये पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचे उतना ज्यादा बेटर है, उतनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है इसका। और ये कुछ और इसके सिम्टम्स हैं, जैसे हमने बात करी बैलेंस के बारे में कि लॉस ऑफ बैलेंस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, आंखों के अंदर लॉस ऑफ विजन हो सकता है, एक आंख में हो सकता है, दोनों आंख में रेयरली होता है खैर, और फेस जो होता है एक तरफ का ड्रूप करने लगता है, फेशियल पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, वो हो सकता है। अगर आपका लेफ्ट साइड में स्ट्रोक हुआ है तो लेफ्ट साइड का फेस ड्रूप कर सकता है, और राइट साइड में वीकनेस हो सकती है हाथों के अंदर और टांग के अंदर, पैरों के अंदर, आर्म वीकनेस, स्पीच डिफिकल्टी, डिसआर्थरिया के बारे में हमने बात करी थी, क्योंकि जब फेशियल पैरालिसिस होता है तो उसकी वजह से बोलने में भी परेशानी हो जाती है, और कई बार स्वॉलो करने के अंदर भी परेशानी हो सकती है। जितनी जल्दी पेशेंट डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास पहुंचे उतने जल्दी हम लोग कुछ इंटरवीन कर सकते हैं, और जो सर्वाइवेबल ब्रेन टिश्यू है उसको बचा सकते हैं। तो इसके अंदर टाइम इज ऑफ द एसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक तरीके का स्ट्रोक ही होता है जिसके अंदर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, सेरिब्रल हैमरेज या हेमरेजिक स्ट्रोक जिसको बोलते हैं। इसके अंदर और दूसरे वाले स्ट्रोक में फर्क ये है कि इसके अंदर मरीज को बहुत सिवियर हेडेक होता है, सर में बहुत दर्द होता है, जैसे कि वर्स्ट हेडेक कहा जाता है। पेशेंट ने ऐसा हेडेक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो जाता है, ज्यादातर ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल का रप्चर होने की वजह से हो जाता है। उसका भी रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन होता है, या फिर प्राइमरीली एन्यूरिज्म जिसको बोलते हैं, ब्लड वेसल्स का, उसकी उसकी वजह से भी रप्चर हो जाता है। इसके अंदर भी बेहोशी हो सकती है, सर में दर्द तो हमने बात करी ली, और इसके अंदर भी बोलने में कठिनाई हो सकती है। इसका प्राइमरीली ये सीटी स्कैन इसका मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिससे ब्लीडिंग पता चलती है, और एमआरआई के ऊपर भी कंफर्म किया जा सकता है। लेकिन सीटी स्कैन जल्दी हो जाता है, एमआरआई में टाइम लगता है पेशेंट को करने में टेस्ट। तो सीटी स्कैन इसका बेस्ट टेस्ट है ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग डायग्नोस करने का, सीटी स्कैन। तो हम बात करेंगे सीजर डिसऑर्डर की, या जिसे दौरा कहते हैं, दौरा पड़ना। ये बच्चों में भी बहुत कॉमन होता है, और एल्डरली पेशेंट्स के अंदर भी कॉमन हो जाता है ये। तो इसके अंदर जो सबसे पहला सिम्टम जो आता है कि एक लॉस ऑफ अवेयरनेस, पेशेंट को याद नहीं होता कि वो कहाँ पे मौजूद है, ही इज नॉट अवेयर, अपने सराउंडिंग्स को पहचान नहीं पाता, बेहोशी हो जाती है उसको। और जब एक जनरलाइज्ड दौरा पड़ता है तो उसकी आंखें जो होती हैं वो रोल अप कर जाती हैं हेड के अंदर, और उसकी वजह से हाथों में जकड़न आती है और कंपन आ जाती है, हाथ जकड़ जाते हैं, जिसको टॉनिक क्लॉनिक सीजर बोलते हैं, और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। कई बार पेशेंट के मुंह से खून भी निकलता है बिकॉज ऑफ टंग बाइट। वो जब बाइट करता है बिकॉज ऑफ द मसल एक्टिविटी फेस के ऊपर, उसकी वजह से जो जो टंग होती है वो टीथ के बीच में आके क्रश हो जाती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग होता है, टंग बाइटिंग एपिसोड हो जाता है, उसकी वजह से मुंह से ब्लीडिंग भी निकलती है। फ्रॉथिंग भी होती है, माउथ से सफेद झाग निकल सकती है, और यूरिन भी लीक कर सकता है, बावल भी लीक कर सकती है, यूरिनरी ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस हो सकता है इसके अंदर। ये भी एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज है। अगर पेशेंट कंटिन्यूअसली सीज कर रहा है और उसका अगर सीजर नहीं रोका गया तो परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी जो भी ट्रीटेबल है, अगर सही टाइम पे पेशेंट को डायग्नोसिस मिल जाए और ट्रीटमेंट मिल जाए।
ये एक न्यूरो इन्फेक्शन है जिसको मेनिंजाइटिस बोला जाता है। मेनिंजाइटिस जो होती हैं ये दिमाग की कवरिंग्स होती हैं। अम, 3 तरीके की मेनिंजियल कवरिंग्स होती हैं। उनमें से किसी के अंदर भी बुखार आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। उसका पहला सिम्पटम्स जो होता है वो बहुत ही सिवियर हेडेक और नेक में जकड़न आ जाती है, जिसे नेक स्टिफनेस बोलते हैं, नेक रिजिडिटी बोलते हैं इंग्लिश में। जकड़न आ जाती है, बुखार हो जाता है, हाथ पांव ठंडे पड़ने लगते हैं, सुस्ती आ जाती है, फटीग हो जाता है पेशेंट बहुत, क्योंकि उसका दिमाग ठीक तरह काम नहीं कर पाता, वो चल फिर नहीं पाता, लेकिन उसको फटीग हो जाता है बहुत। मांसपेशियों में दर्द रहती है और रैश पड़ जाता है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं और उसकी वजह से स्किन में रैश आ जाता है। और बहुत से केसेस के अंदर लाइट बहुत ब्राइट हो जाता है, उसकी वजह से फोटोफोबिया जिसको बोलते हैं, लाइट टॉलरेट नहीं कर पाता और उसकी वजह से उसकी आंखें भी बंद रहती हैं। ये इस स्लाइड में हम दोबारा वही बात करेंगे मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स की, जैसे बुखार आना, नेक पेन, नेक में स्टिफनेस, सुस्ती आना, टायर्डनेस, वॉमिटिंग, जॉइंट पेन्स, रैश और बैलेंस प्रॉब्लम, इरिटेबिलिटी, ये सब मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स हो सकते हैं। ये एक और न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है जिसके अंदर कमजोरी आना हाथों में, पैरों में और सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है, जिसे ज्ञान बरे GBS सिंड्रोम कहा जाता है। ये ज्यादातर एक वायरल इलनेस के बाद शुरू होती है, जिसके अंदर या तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है या स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं और ये नर्व इन्फेक्शन हो जाता है। उसकी वजह से हाथों पैरों में कमजोरी आ जाती है और कई बार फेशियल पैरालिसिस भी हो जाता है, जिसकी वजह से चेहरा एसिमेट्रिक हो जाता है, चेहरे के अंदर कमजोरी आ जाती है। और ऐसे जैसे ये डिजीज प्रोग्रेस करती जाती है, एक्यूट फेज के अंदर स्वॉलो करने के अंदर भी डिफिकल्टी आती है, पेशेंट निगल नहीं पाता, उसकी वजह से एस्पिरेशन का भी डर रहता है, हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं और नी रिफ्लेक्स जो होता है वो बहुत ही डिमिनिश हो जाता है इसके अंदर, डीप टेंडन रिफ्लक्स जो हम रिफ्लेक्स हैमर से टेस्ट करते हैं। इसके अंदर मेन कॉम्प्लिकेशन जो आता है वो सांस लेने में तकलीफ, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ये भी एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है जो कि ट्रीटेबल है अगर सही टाइम पे डायग्नोस हो जाए ये, तो ये जानलेवा भी है वैसे, अगर क्योंकि इसमें इवेंचुअली रेस्पिरेटरी फेलियर या लंग्स इसमें काम करने बंद कर देते हैं, तो पेशेंट ऑक्सीजन डेप्रीवेशन की वजह से उसको बहुत डैमेज होता है और वो मर भी सकता है अगर ठीक तरह डायग्नोस नहीं किया गया तो, लेकिन ये ट्रीटेबल है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे हम माइस्थीनिया क्राइसिस, जिसको माइस्थीनिया ग्राविस भी बोला जाता है, उसके जो स्टेज है माइस्थीनिया क्राइसिस। इसके अंदर भी सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं अदर कंडीशंस के साथ, जैसे कि गर्दन में कमजोरी आना, डबल विजन जिसको बोलते हैं, दो चीजें दिखाई देना आंखों से, पलकों का गिरना, जैसे ड्रूपिंग आईलिड कहा जाता है कि क्योंकि फेस में कमजोरी आ रही होती है तो वो आईलिड्स ड्रूप करने लगती हैं, मरीज बहुत थका थका फील करता है, फटीग हो जाता है, हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं और बोलने के अंदर भी और निगलने में भी तकलीफ रहती है। ये भी एक ट्रीटेबल कंडीशन है, लेकिन अगर ठीक तरह डायग्नोस हो जाए, इसका ब्लड टेस्ट अवेलेबल है। एंटीकोलिनर्जिक ये एक केमिकल है जिसकी जो नर्व एंडिंग पे एक्ट करता है, उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती हैं इन्फेक्शन की वजह से, और उसकी वजह से ये ठीक तरह केमिकल मसल पे एक्ट नहीं कर पाता और मसल पैरालाइज होने लगती हैं। ये भी ट्रीटेबल कंडीशन है अगर ठीक टाइम पर डायग्नोस हो जाए और इसका ब्लड टेस्ट हो जाए तो ये ट्रीटेबल कंडीशन है ये भी। अब हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज की, जो कि एक बीमारी ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स और जेरियाट्रिक पेशेंट्स में देखी जाती है, जो कि अबव 55-60 पेशेंट्स में, यंग पेशेंट्स में भी हो सकती है, लेकिन उसका कॉज या तो केमिकल टॉक्सिन्स या कोई अदर कॉज हो सकता है, लेकिन जो एज डिफाइंड टिपिकल पार्किंसंस है वो ज्यादातर एजेड पॉपुलेशन में ही देखा जाता है। इसका प्राइमरी सिम्टम्स जो होता है वो है ट्रेमर, जिसे रेस्टिंग ट्रेमर बोलते हैं या फिर पिल रोलिंग ट्रेमर बोलते हैं, कंपी आती है हाथ के अंदर।
और इसके अंदर प्राइमरीली कंप्लेंट ट्रेमर के बाद आती है चलने फिरने में परेशानी, और शरीर की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है, जैसे ब्रेडिकाइनेसिया बोला जाता है। पोस्चरल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से आदमी चलने फिरने के काबिल नहीं रहता और बार बार अपने पैरों के ऊपर गिर जाता है। अभी डॉक्टर से बात होता है। इसका भी ट्रीटमेंट है और इसकी दवाइयाँ काफ़ी निकल चुकी हैं, इस पे काफ़ी रिसर्च भी हो चुकी है पार्किंसंस डिजीज़ के ऊपर। और इसका अगर जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए उतना बेटर पेशेंट को रिस्पॉन्स आता है। इसकी वजह से काफ़ी पेशेंट तकलीफ में रहता है और क्योंकि बार बार गिर जाता है, अपने पैरों पे चल नहीं पाता और उसके हाथ पांव भी काम करने बंद कर जाते हैं और हाथों में ट्रेमर रहता है और हाथ और पैर एकदम स्टिफ हो जाते हैं, उसको रिजिडिटी बोलते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर रिजिडिटी। उसकी वजह से भी पेशेंट अपाहिज हो जाता है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट है, दवाइयाँ इसकी निकल चुकी हैं और जितनी जल्दी पेशेंट की दवाई शुरू हो जाए उतना बेटर रिस्पॉन्स आता है इसका। अब हम बात करेंगे एक और कंडीशन की जिसका नाम है डिमेंशिया। इसका डिमेंशिया बहुत तरीके के होते हैं, जैसे पार्किंसन डिजीज के अंदर भी डिमेंशिया हो सकता है। ये हम बात करेंगे अल्जाइमर डिमेंशिया की, जो कि मोस्ट कॉमन डिमेंशिया है, जिसको सिनाइल डिमेंशिया भी बोला जाता है। और वो शुरू वैसे माइल्डली होता है, जैसे माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट बोलते हैं। इसके अंदर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और मेमोरी लैप्स कर जाती है। इसके दो तरीके की मेमोरीज होती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरीज और लॉन्ग टर्म मेमोरीज। तो लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो आपके बचपन का जो है एपिसोड्स, वो सारे याद रहती हैं मेमोरीज। शॉर्ट टर्म मेमोरी इंसान बना नहीं पाता, जैसे लोगों को पहचान नहीं पाएगा और वस्तुओं को पहचान नहीं पाएगा, और विजुओस्पेशियल कैपेबिलिटीज खत्म हो जाती हैं इंसान की, आसपास क्या हो रहा है उससे बिल्कुल समझ में नहीं आता और उसकी वजह से इंसान काम करने लायक नहीं रहता और इवेंचुअली अपने घर वालों को भी नहीं पहचान पाता। ये बहुत ही डिसेबलिंग कंडीशन है, इसकी वजह से फैमिली ज़्यादा सफ़र करती है, पेशेंट इतना सफ़र नहीं करता, क्योंकि पेशेंट को कुछ याद नहीं रहता कि वो कहाँ पर है, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसको ये बीमारी है। तो पेशेंट की फैमिली ज़्यादा सफ़र करती है। ये भी, इसकी भी दवाइयाँ निकल चुकी हैं, जितनी जल्दी दवाई शुरू हो जाए उतना बेटर रिस्पॉन्स आता है अल्जाइमर डिमेंशिया का। वो थी हमारी लास्ट स्लाइड एंड धन्यवाद। अब आप क्वेश्चंस लेंगे, किसी के पास कोई क्वेश्चंस हो हमारे लिए, कोई सवाल हो, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ सर, मैं विवेक हूँ। हाँ जी विवेक जी, बोलिए। कि पेशेंट को सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए या फिर वो इसको डायग्नोज करने का और भी कोई तरीका होना चाहिए? देखिए, आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं डिपेंडिंग कि कौन सा न्यूरोलॉजिकल डायग्नोसिस आपका है, आपने क्या डायग्नोज किया है। पेशेंट को स्ट्रोक है, ब्लीडिंग है, या दौरा पड़ा है, या पार्किंसंस है, डिमेंशिया है, डिपेंडिंग कि कौन से सिम्टम्स हैं पेशेंट को डायग्नोज किया जा सकता है। उसकी ब्रेन का टेस्ट किया जा सकता है, उसके ब्लड टेस्ट किया जा सकता है। तो डिपेंडिंग कि सिम्टम्स कौन से आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारा क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, क्या क्या हो सकता है, पेशेंट को पॉसिबल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम ट्रीट कर सकते हैं। सर वो पेशेंट मतलब ऐसे सिचुएशन में है कि उसको हैंडल अगर नहीं किया जा सके तो फिर तुरंत रेफर, मतलब ऐसा तुरंत कर ही देना चाहिए उसको, या फिर उसको वेट करके रोक के कुछ दिन वेट करना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट के वाइटल्स क्या हैं। अगर तो पेशेंट के वाइटल्स स्टेबल हैं और पेशेंट की कंडीशन एकदम एक्यूटली डिटोरिएट नहीं कर रही है, अगर तो एक्यूटली डिटोरिएट कर रही है, जैसे बेहोशी हो जा रही है या दौरे कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, तब तो आप उनको रेफर कर दीजिए हॉस्पिटल। अगर तो एक्यूट न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि दौरे रुक नहीं रहे हैं या बेहोशी हो रही है इतनी ज़्यादा कि वो होश में नहीं आ पा रहे हैं और उनका ब्लड प्रेशर बहुत गिर गया है या बहुत तेज़ हो गया है ब्लड प्रेशर, और हार्ट रेट बहुत बढ़ गया है, और अगर दिमाग में इन्फेक्शन हो गया, आपको लग रहा है कि मेनिंजाइटिस हो गया, दिमाग का बुखार हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको वेट नहीं करनी चाहिए। आपको पेशेंट को, अगर आपका सस्पेक्टेड ये डायग्नोसिस है कि पेशेंट को दिमाग का बुखार है या ब्लीडिंग है दिमाग में, या दौरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो उस केस में आपको रेफर कर देना चाहिए पेशेंट को अस्पताल में, जहाँ पे उनका बेटर ट्रीटमेंट हो सके। हेलो नमस्कार सर, मैं झारखंड से राजीव रंजन बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए।
कह रहे हैं सर, बच्ची को जब सर अचानक से बेहोश हो जाए और हाथ पैर में अकड़न आने लगे तो उस समय क्या किया जाए सर? देखिए हेलो। अगर तो बच्चों में दौरे पड़ रहे हैं, बच्चों में दौरे बड़ों से ज्यादा कॉमन होते हैं क्योंकि बच्चों का भी ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, तो वो बहुत हाइपर एक्साइटेबल होता है और बच्चों में थोड़ा सा बुखार आने के बाद भी दौरे पड़ जाते हैं। अगर तो बुखार आ रहा है और उसकी वजह से दौरे पड़ रहे हैं तो आप एक बार चेक करा लीजिए, लेकिन उसकी एकदम दवाई शुरू नहीं होती है क्योंकि वो बुखार की वजह से आ रहा है, तो ज्यादातर उसको बुखार को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन कभी ऐसा हो रहा है कि बुखार नहीं आ रहा और तब भी दौरे पड़े जा रहे हैं, तब तो आपको जी, दिखाना जी। पड़ेगा, अस्पताल ले जाना पड़ेगा और उसको दौरे कंट्रोल करने पड़ेंगे। अगर अगर एक से ज्यादा दौरे आ चुके हैं बिना बुखार के तो उसकी दवाई शुरू करानी पड़ेगी आपको। और उसका ईईजी टेस्ट भी होता है और जो कि इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफी जिसको बोलते हैं, ईईजी, वो टेस्ट भी किया जा सकता है कि देखने के लिए कि ब्रेन के अंदर क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है। तो बच्चों के अंदर प्राइमरीली आप देखिए कि बुखार आ रहा है नहीं आ रहा। अगर तो बुखार आ रहा है तो बुखार की वजह से दौरे पड़ रहे हैं। वही सर, मेरी सिस्टर है सर, 2-3 बार उसको 2-3 बार क्या, साल बहुत बार हुआ सर, ईईजी कराए और सीटी स्कैन कराए तो नॉर्मली कुछ नहीं आया सर। तो हमने न्यूरोलॉजिस्ट बहुत सारा डॉक्टर से दिखाया तो उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको कुछ नहीं हुआ है। तो क्या वजह क्या होता है जो आने का सर? झटका बहुत ज्यादा आता है सर। उनकी क्या उम्र है उनकी? उनकी 9 साल की उम्र है सर, 9 साल। और कौन सी उम्र में झटके शुरू हुए थे? वही 1 साल पहले से हो रहा है सर, मार्च से एक हो रहा साल था। हाँ, 1 साल पूरा हो गया सर, अभी तक झटके जब आते ही नहीं। उनको झटके पड़ते हैं क्या बेहोश भी हो जाती हैं वो? हाँ, बेहोश आधा 1 घंटा तक बेहोश रह जाती है सर। हाथ पैर पूरा घिसने लगता है। और उसके बाद जब उनको होश आता है तो कुछ याद रहता है उनको या भूल जाती हैं कि कहाँ थी वो? कोई तरह का याद नहीं रहता सर, जैसे होश आया उसके बाद खाना मांगेगी और कोई इसी तरह का होश नहीं रहता क्या हुआ नहीं हुआ। इनको मोस्ट लाइकली तो मुझे लगता है कि जितनी इंफॉर्मेशन है अभी बिना उनको एग्जामिन करे यही कहा जा सकता है कि उनको दौरे पड़ रहे हैं। लेकिन कई बार होता है कि जो कैट स्कैन जो होता है, सीटी स्कैन जिसको बोलते हैं, वो एक बहुत ही मतलब लो टेस्ट होता है कि ब्रेन की एबनॉर्मैलिटी के लिए अंदर। कई बार इसका फाइनल डायग्नोसिस एमआरआई के ऊपर किया जाता है, तो अगर हो सके पॉसिबल तो उनका बच्ची का एक बार एमआरआई करा लीजिए। एमआरआई के ऊपर पता चल जाएगा कि ब्रेन के अंदर कोई एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। और कई बार जब आप ईईजी कराते हैं तो खाली आधे घंटे का ईईजी होता है और उसको कई बार रिपीट भी कराना पड़ सकता है क्योंकि एक बार पहले ईईजी में जरूरी नहीं है कि दौरे पकड़े 2 जाएंगे। बार ईजी हुआ सर, उसका 2 बार ईजी हुआ, सीटी स्कैन भी 2 बार कराया गया डॉक्टर के द्वारा। तो इनका एक बार आप एमआरआई कराइए, उसके बाद आप दिखा दीजिएगा एक बार, देखते हैं अगर कोई दवाई शुरू करनी होगी तो दवाई शुरू करके इनका हम दौरे कंट्रोल कर सकते हैं इनके। जी सर, थैंक यू सर, हम दिखाना चाहेंगे सर एक बार आपसे। हाँ, दिखाइएगा, प्लीज दिखाइएगा। थैंक यू सर। हेलो 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 सर, आ रही है आपकी आवाज? हेलो। हाँ सर, मैं देवेंद्र कुमार CH। मैं ये हाँ जी, कह रहा था बोलिए। कि जैसे ओल्ड एज में किसी को 1 साइड पैरालिसिस है तो क्या वो 2 साल हो गए, मेरी दादी हैं, क्या वो सही हो सकती हैं क्या? उनकी क्या एज है? उनकी 85 सर। देखिए, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ब्रेन के अंदर जो कैपेसिटी होती है रीजनरेट करने की वो भी कम होती जाती है, जो क्षमता होती है ब्रेन की। अब 2 साल हो चुके हैं इसको। आपने जब एकदम दौरा पड़ा था, ये दौरा सॉरी, जब स्ट्रोक हुआ था, ये पैरालिसिस हुआ था, तो जी आपने सर। उस टाइम फिजिकल थेरेपी करवाई थी क्या? उस टाइम फिजिकल थेरेपी तो नहीं करवाई सर। जैसे हाँ, तो ये हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था और हॉस्पिटल में उन्होंने ड्रिप वगैरह भी लगाई थे, लेकिन हाँ। उससे कोई आराम नहीं मिला था। 2 साल के बाद रिकवरी बहुत कम हो जाती है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। और उनका हाथ भी नहीं चल रहा और पैर भी नहीं चल रहे, या न पूरा एक साइड सर, ना तो हाथ ना पैर, और बिल्कुल सूखती जा रही है। मतलब पहले मतलब ऐसे बोले कि जैसे हड्डी हड्डी रह गई शरीर में, ऐसे मान लो सर। तो इसमें मूवमेंट के चांसेस अब बहुत कम है। बहुत कम है लग रहा है सर। कि काफी उस टाइम जब सीटी स्कैन हुआ होगा, सीटी स्कैन करवाया था आपने उस टाइम? CT स्कैन करवाया था सर।
तो ये काफी बड़ा स्ट्रोक लग रहा है। जैसे अगर लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हुआ है तो राइट ब्रेन अफेक्टेड हो जाता है, राइट में होता है तो लेफ्ट ब्रेन अफेक्टेड हो जाता है। जी जी सर, अ, जी सर। तो इस उम्र में रिकवरी के चांसेस इतने बहुत पॉजिटिव कम नहीं है। है। अच्छा अच्छा सर, इसमें जैसे जो पैरालिसिस में बीपी का कोई रोल होता है क्या सर? जैसे हाँ, बीपी का रोल होता है इसके अंदर। बीपी को कंट्रोल करना पड़ता है आपको, क्योंकि जैसे स्ट्रोक जो हुआ है वहां पे दोबारा स्ट्रोक भी हो सकता है, तो इसलिए तो बीपी जैसे जो है बीपी की आप तो बीपी की टैबलेट कंटिन्यू चलती रहेंगी क्या सर? बीपी की कंटिन्यू चलती रहेंगी, और बीपी का टारगेट रखिए 140 के नीचे, जो ऊपर की जो 140 वैल्यू से होती नीचे? है अच्छा 140 अच्छा से नीचे। अच्छा मतलब अच्छा हो सके तो 130 के नीचे रखिए, लेकिन 140 के ऊपर तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। और अच्छा अच्छा हो सके तो दिन में कम से कम एक बार तो ब्लड प्रेशर ले ही लीजिए। अपना ब्लड प्रेशर मशीन खरीद लीजिए, घर में रख अच्छा लीजिए। अच्छा और ऑटोमेटिक भी आती हैं अब तो, ऑटोमेटिक मशीन आप कफ लगाइए और उसको बैटरी ऑपरेटेड होती हैं वो, और उसमें ब्लड प्रेशर लीजिए, और 140 80 की नीचे ब्लड प्रेशर रखिए, 140 80। हेलो सर, मैं पंकज, डिस्ट्रिक्ट बरेली से। हाँ जी बोलिए पंकज जी। हाँ जी पंकज जी बोलिए। जी सर, अब से सर ना लगभग 2015-16 में ना सर, वो जो लोहे का पाइप होता है ना सर, मेरे यहाँ सेरिबेरम पाइप से गिरा दो, तो इसमें क्या होता है, ब्रेन में सर सूजन आ गई थी। ये सूजन जो आपको आई थी, वो उसमें से कोई ब्लीडिंग वगैरह भी हुई थी, खून वगैरह निकला हो? सीटी स्कैन कराया था, उसमें सही, उसमें जो बताया था उन्होंने, जो ब्रेन की सारी जो नसें हैं ना, इसमें से पानी फ्लूड हो गया था। हम्म। हाँ फिर तो उसके बाद जो ट्रीटमेंट चलता हाँ, दवा चलती रही, सही हो गया। फिर उसके बाद अब सर ना लगभग 1 महीने से ये दर्द ना सर 5 साल बाद सर दोबारा से उठ रहा है सर दर्द। तो मतलब सर समझो, शाम को सर मैं लेटता हूँ, ये हाँ गर्दन पे ना ना तो सर तकिया लगा मिलती है, मतलब नींद नहीं आती, बिल्कुल दर्द होता है बहुत लेटते हुए, पूरी गर्दन में और ये सिर में। अगर सर साइड से करवट करवट लेके लेट जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीधे को लेटो तब दिक्कत होती है। देखिए, जब सर के पीछे चोट लगती है तो उसकी वजह से जो नेक है उसकी भी अलाइनमेंट खराब होने का रिस्क रहता है। तो आपको लग रहा है कि सुपरफिशियल थोड़ी ब्लीडिंग हुई थी और स्वेलिंग हुई थी, तो वो तो ठीक हो गई, लेकिन थोड़ी नेक की अलाइनमेंट की प्रॉब्लम लग रही है। तो अगर हो सके तो एक एक्सरे करा लीजिएगा, नेक का एक्सरे करा लीजिएगा। उससे पता लग जाएगा कि जो गर्दन की अलाइनमेंट है वो तो कहीं अफेक्ट नहीं हो गई है चोट लगने की वजह से। और जहाँ पे आपको दर्द होता है वहाँ पे एक आइस पैक भी रख सकते हैं आप, आइस पैक भी रख सकते हैं आप जहाँ पे दर्द होता है। बाकी एक एक्सरे करा लीजिएगा, अपने सर्विकल स्पाइन जिसको बोलते हैं, सी स्पाइन, गर्दन का एक्सरे। वो डॉक्टर थे, एक न्यूरो सर्जन थे बरेली में, डॉक्टर आर के महाजन, तो उनको 2018 में दिखाया था, दोबारा से रिपीट कराया था। कहाँ? हाँ तो तो आप उन्होंने बोला, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। उन्होंने क्या एडवाइस किया था आपको? हाँ तो उन्होंने ये एडवाइस दिया था, आप जो है तकिया बिल्कुल, हाँ कहाँ ले जाएंगे? तकिया आप वही तकिया यूज लगाने। कीजिए जो आपका नेक को बिल्कुल न्यूट्रल रखे, नेक को न्यूट्रल रखे, हाँ आप तो वो तकिया यूज कीजिए। हाँ, वो तो सर हम करते रहे, ठीक है। फिर सर 19 में भी कोई दिक्कत सर, अब आगे ना सर 1 मंथ से सर प्रॉब्लम ये हो रही है सर, मैं सर लेट नहीं पा रहा हूँ, नींद नहीं, जैसे करवट ले लो इस साइड से इस तरीके से, तब तो सर सो जाऊंगा आराम से, लेकिन इस तरीके से सीधे लेटोगे तब सर नहीं लेट मिलता बिल्कुल, तब दर्द मारती है गर्दन। हाँ तो आप एक बार दिखाइएगा, तो आपको एक एक्सरे वगैरह ऑर्डर कर देंगे एक आपके लिए। और साथ में हो सकता है, क्योंकि नेक की अलाइनमेंट की वजह से मसल में भी क्रैम्प आ सकता है और मसल में खिंचाव आ सकता है, तो उसके लिए हम एक मसल रिलैक्सर भी दे सकते हैं आपको, जो कि आपके मसल्स को रिलैक्स कर देगा नेक के लिए, और आपको उससे थोड़ी रात को नींद भी बेटर आएगी। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। सुहेल खान बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए सुहेल जी। सर ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास सर कोई पेशेंट सीवियर हेडेक के साथ आता है और उसके बाद में उसका सर बीपी चेक करते हैं तो बीपी भी काफी हाई है सर, वैसे 190/100, और उसको सर एक वॉमिटिंग हुई और वॉमिटिंग के बाद में सर हेलो, उसको जबान उसकी मोटी मोटी लग रही है, तो सर ये स्ट्रोक के सिम्टम हो सकते हैं क्या?
उसकी आवाज मोटी लग रही है आपने? अब दोबारा बोलिए, क्या नहीं मोटी लग सर, रही है? उसको उसको महसूस हो रहा है कि जबान जो है, टंग बहुत मोटी हाँ, मोटी लग रही है अच्छा उसको अच्छा, मोटी खुद लग रही से। है। देखिए, ये जी इसको जो बोलते हैं, ये एक हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है एक। अगर आपका पेशेंट जी का ब्लड प्रेशर अबव 180 चले जाता है तो जी। उसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बोलते हैं। और अगर उसके साथ हेडेक हो रहा है तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और अगर तो उनकी स्पीच अफेक्ट हो गई है और टंग भारी फील हो रही है जिसकी हाँ वजह से हाँ, स्पीच में भी सर प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो तो उसमें सर उस ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर ऐसा कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट हो सकता है जिससे सर 1 से 2 घंटे में वो हॉस्पिटल सही से पहुंच जाए। इसके अंदर आप उनको एटेनॉल दे सकते हैं ब्लड प्रेशर लोअर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी ये यस कंफर्म नहीं है, यस क्योंकि सर। अगर जब ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है और जी स्ट्रोक भी हो सकता है। स्ट्रोक भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो यस सकती सर। है, कुछ कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। तो उसके अंदर जी प्राइमरीली आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है आपने, जो कि आप एटेनॉल 50 से कंट्रोल कर सकते हैं ओरली वहां देख के अपने क्लिनिक में। और उसके यस बाद सर। उसको रेफर कर दीजिए पेशेंट को, क्योंकि उसके बाद अगर उनको स्ट्रोक हो जाता है तो उनका सीटी स्कैन करना बहुत जरूरी है, ये पता करने के लिए कि दिमाग में कोई ब्लीडिंग तो नहीं हुई है। अगर तो ब्लीडिंग हुई है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, और अगर इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ है, अगर क्लॉट आ गया है दिमाग में, तो यस उसका सर। ट्रीटमेंट अलग होगा। तो जी उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी क्लिनिकल जजमेंट में कि पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, यस हाइपरटेंशन सर। हो इतना ज्यादा हो गया है, तो आप यस ब्लड सर। प्रेशर कंट्रोल करके उनको हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस में कर दीजिए ट्रांसफर। यस सर। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो। जी हाँ जी, सर। बोलिए। हाँ सर, मैं यूपी हेलो। वाराणसी से डॉक्टर घनश्याम वर्मा जी बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि हमारी वाइफ जो है, मेरे वाइफ को लगभग सर साल भर से सर में दर्द हो रहा है। और सर ये हाँ जी। दर्द कंटिन्यू होता रहता है, कभी तेज तो कभी कम हो जाता है। और इसके वजह से उनके हाथ पैर में थोड़ा सा बताती है कि शून्यपन जैसा रहता है। हाँ जी। और मैंने सर इनका इलाज भी करा रहा था न्यूरोलॉजिस्ट से। वहाँ पे सिटी स्कैन वगैरह भी कराए थे सर, तो वहाँ पे सर बता रहे थे कि नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। हम्म। लेकिन सर मैं दवा उनसे लगभग 4 महीने से कर रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा। अच्छा, ये कौन सी उम्र में शुरू हुआ है इनको हेडेक आना? ये सर उनकी उम्र 28 वर्ष है अभी। हाँ जी। जी जी। तो ये मोस्ट कॉमनली पॉसिबल हो सकता है कि जैसे आप बता रहे हैं, ये नमनेस भी आ रही है, फेस पे नमनेस आ रही है और हाथों में भी नमनेस आ रही है। जी जी, हाथ पैर शून्य जैसा बताते हैं। अगर ज्यादातर अगर बहुत तेजी से दर्द होने लगता है तो उनका गर्दन भी धीरे धीरे हिलने लगता है। अच्छा। जी जी। वैसे तो और ये जो इस सर पेन जो बताते हैं पीछे साइड से, बताते हैं कि पीछे साइड से बहुत ज्यादा पेन होता है। और मैं सर मोस्टली इनको 2-3 साल पहले मैं इनको माइग्रेन का दवा किया था, 3 महीना दवा चला था, डॉक्टर बता रहे थे कि माइग्रेन है। हाँ जी। तो उस समय सही हो गया था। फिर इसके बाद मेरे उनको सीजर हुआ था, मतलब बच्चा जब पैदा हुआ सीजर से, बच्चा पैदा होने के 1 महीने बाद ये स्टार्टअप हो गया। हम्म। तो जी जी, तब ये से दोबारा कंटिन्यू रिलैप्स कर हो रहा गया उनको, माइग्रेन का रिलैप्स हो गया उनको। नॉर्मली इसी एज हूँ। में शुरू हो जाता है फीमेल्स के अंदर माइग्रेन, जी जी अर्ली 20s के अंदर, मिड 20s के अंदर शुरू हो जाता है। तो लेकिन माइग्रेन का ट्रीटमेंट है इनको। अगर क्रॉनिक माइग्रेन की जो मेडिकेशन जो आती हैं प्रोफाइलैक्सिस के लिए, इनको जी जी डेली मेडिसिन लेनी पड़ेंगी अब काफी लंबे टाइम तक, क्योंकि जी जी अगर अगर तो लगभग 7 या 8 अगर अटैक आते हैं महीने के अंदर, तो उसके अंदर तो आपको रोज दवाई लेनी पड़ेगी। अगर तो जी महीने के अंदर आपको 1 या 2 3 4 अटैक आ रहे हैं तो आप खाली दवाई लीजिए जब अटैक आ रहा है तो। जी लेकिन जी अगर इतने अटैक आ रहे हैं तो उसके ऊपर आपको प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशन जो होती हैं, जैसे दौरे वगैरह की होती हैं, वो यूज कर लेते हैं माइग्रेन के अंदर, ताकि माइग्रेन का अटैक आए ना। और अगर नहीं, आता है उनको तो थायराइड भी है सर, थायराइड का भी दवा परमानेंट चलता रहता है। हाँ जी। और बीपी वगैरह तो सर नॉर्मल रहता है, सिर्फ उनको दर्द दर्द बताती है, सर में दर्द होता है। ये उसकी वजह से उनको देखने में भी परेशानी आपने बताई कि मतलब लाइट बॉदर करती हो उनको और साउंड बहुत तेज लगती हो, ऐसा भी होता नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, साउंड तो बहुत उनको तेज नहीं लगती है। लेकिन ये है कि हाँ अगर जी। उनको कोई चीज अगर झटका में बोल दिया जाए तो उनको बिल्कुल दिल पे जाके लगता है, वो तुरंत लगती है, फिर वो दिमाग से लेने लगती है। ठीक है।
इनकी एक बार आप मेडिसिन डिस्कस कीजिएगा मेरे साथ। आपको कुछ याद है कौन सी मेडिसिन लेती हैं ये? मेडिसिन का सर याद नहीं है। एक बार मेडिसिन चेक करवा लीजिएगा मेरे से, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें से जो प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस हैं वो कौन सी हैं, और ताकि हम वो अप्रोप्रिएटली शुरू कर सकें। अगर वो प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस के ऊपर नहीं है तो हम उनकी मेडिकेशन ऐसी शुरू कर देंगे कि उनको अटैक आए ना, और अगर आए तो बहुत बहुत थोड़ी देर के लिए आए और उसके बाद ठीक हो जाए। तो और अगर वो हेडेक साइकिल के अंदर है जिसमें कि हेडेक जा ही नहीं रहा, तो वो भी हम हेडेक साइकिल भी ठीक कर सकते हैं स्टेरॉइड्स के साथ। ठीक, ओके डॉक्टर, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो, हाँ सर, मैं डॉक्टर दर्पण हिमाचल प्रदेश सर। हाँ सर, जनरल फिजिशियन के पास सर कोई पेशेंट आता है, जो हेल्थ पार्टनर के पास कोई पेशेंट आता है, तो मैं आपके लेक्चर में सुन रहा था कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट गेम इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सर। तो आप सर क्या टीचिंग देना चाहेंगे अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को, जो हेल्थ वर्कर्स को, कि आप फर्स्ट एड क्या करिए और इसमें क्या फर्स्ट एड करनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को इसमें हेल्प मिल सके और एक राइट समय के ऊपर राइट इलाज किया जा सके जब तक कि पेशेंट आप तक नहीं पहुंचता। सीबीए में क्या करना चाहिए एज अ राइट। देखिए, सबसे पहले तो आपके वाइटल स्टेबल होने चाहिए। अगर आपको पेशेंट लग रहा है कि वाइटल स्टेबल्स नहीं है, तो पहले आप वाइटल पेशेंट के स्टेबल कीजिए, और उसके बाद न्यूरो चेक्स कीजिए, उनका मेंटल स्टेटस असेस कीजिए, उनकी विजन असेस कीजिए, उनकी आर्म लेग स्ट्रेंथ देखिए, उनकी कोऑर्डिनेशन देखिए, उनका गेट बैलेंस, सेरिबेलर टेस्ट कीजिए उनका, और आप रिफ्लेक्सेस भी चेक कर सकते हैं, और ये न्यूरो चेक्स कर सकते हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन डेटोरिएट कर रहा है और वाइटल्स भी उनके स्टेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में रिस्क मत लीजिए और पेशेंट को ट्रांसफर कर दीजिए, ताकि अप्रोप्रिएट ब्रेन इमेजिंग हो सके। तो इट ऑल डिपेंड्स कि पेशेंट के वाइटल्स क्या है और पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस क्या है। राइट सर, इसमें कोई फर्स्ट एड दे सकता है हेल्थ वर्कर जब तक आप तक पेशेंट पहुंचाना हो सर? उससे पहले सीबीए में ले लीजिए सर, सीरियस में ले लीजिए। देखिए, सीजर के अंदर या तो आप इंट्रानेजल मिडाजोलाम दे सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो, और बच्चों में आप रेक्टल डायज़ेपाम भी दे सकते हैं, और अगर आपके पास आईवी एक्सेस है तो वो उससे बेटर है, या आप इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, एटवेन वगैरह दे सकते हैं, लोराज़ेपाम दे सकते हैं इंट्रामस्कुलर। और एज अ फर्स्ट एड सर, एज अ फर्स्ट एड, आई मीन अगर आपके पास मतलब मेडिकेशन है तो, अगर आपके पास नहीं सर, अगर आपके पास सर आई एम टॉकिंग अबाउट, I'm not talking about the treatment, sir. I am talking about that how health partners should participate in giving first aid to the patient, so that patient can be sent properly to the physician. और the patient आता है तो हम health worker क्या करेंगे आप तक patient अच्छे तरीके से पहुंचा दें। देखिए, और ज्यादा मतलब आप प्राइमरीली आप किस कंडीशन के बारे में बात करना चाहते हैं? सीजर के बारे में, सीजर के बारे में बात करना चाहते हैं सर? सर सीवी एंड सीजर सर, सीवी एंड सीजर, ओके। देखिए, जहाँ तक देखिए सीजर की बात है, सीजर के अंदर अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उसके अंदर पेशेंट को आप लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन के अंदर रख दीजिए, लेटरल डेक्यूबिटस, ताकि पेशेंट एस्पिरेट ना करे, ठीक है? तो पहले तो आप वो कर दीजिए कि पेशेंट का जो एयरवे है, एयरवे ब्रीदिंग है, वो सिक्योर्ड है, और अगर तो मुंह में अगर कोई चीज है तो उसको कोशिश कीजिए निकाल दें, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल कि कहीं आपको बाइट ना कर ले उसकी वजह से। एयरवे क्लियर रहना चाहिए उसका, और लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन में पेशेंट को रख दीजिए, क्योंकि आपके पास इतने रिसोर्सेज है नहीं, तो यूजुअली सीजर विद इन 5 मिनट्स कंट्रोल हो जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो कॉल द एम्बुलेंस और उनको आईवी लगाइए, और एम्बुलेंस में उनका ट्रीटमेंट शुरू करवा दीजिए अगर उनके पास आईवी एक्सेस हो सकता है तो, या उनको जब वो एम्बुलेंस आएगी तो फिर आप तब ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप जब तक अगर पेशेंट को सीज कर रहा है तो आप जितनी जल्दी सीजर कंट्रोल हो जाए उतना बेटर है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल आउटकम उतना बेटर रहेगा, क्योंकि ब्रेन इंजरी उतनी कम होगी जितनी जल्दी सीजर कंट्रोल हो जाएगा। और जहाँ तक कि स्ट्रोक की बात है, तो अगर तो पेशेंट का मेंटल स्टेटस फ्लक्चुएट कर रहा है बहुत, और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ब्रेन ब्लीड है, तो ब्रेन ब्लीड के अंदर देयर इज वेरी लिमिटेड थिंग्स जो आप कर सकते हैं, rather than just controlling the blood pressure, वो आप कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं आप,
तो ये Right, बहुत sir. सिग्निफिकेंट है कि आप अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेते हैं ब्लीडिंग के अंदर, तो हो सकता है ब्लीडिंग कम हो ब्रेन के अंदर और थोड़ी कंट्रोल भी हो जाए। तो वो आप कर सकते हैं Right, sir. प्राइमरी केयर सेटअप में या रूरल एरिया के अंदर आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जहां तक Okay, अगर sir. इसकी आपको सस्पेक्टेड है इस्कीमिक स्ट्रोक है, लेकिन उसका हम Right, sir. यूजुअली डायग्नोसिस सीटी स्कैन ही करते हैं पहले कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं है, और आपने अगर एस्पिरिन दे दी तो हो सकता है उसकी वजह से ब्लीडिंग वर्स हो जाए। तो इसलिए हम प्रोफिलैक्टिकली जस्ट ऑन सस्पिशन ऑफ सीटी स्कैन, विदाउट सीटी स्कैन वी डोंट इवन गिव एस्पिरिन, क्योंकि ब्लीडिंग हो उसके Okay, sir. अंदर तो आपका वो भी वर्स हो सकता है। तो इसलिए अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि सीवीए है, स्ट्रोक है और लार्ज हेमिस्फेरिक एमसीए स्ट्रोक है, Right, मिडिल sir. सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक है, एमसीए स्ट्रोक है, तो Right, sir. ट्रांसफर कर दीजिए, आप उनको ट्रांसफर कर दीजिए, उसी में इज द बेस्ट केयर फॉर द पेशेंट। Okay, sir. Okay. Sir, in any way can Geo the online the consultation help to can be given to the patients? अगर हम ऑनलाइन कंसल्ट करें हाँ और बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्योंकि हमें टेलीन्यूरोलॉजी का थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो बेस्ड ऑन पेशेंट की कंडीशन, फेशियल एसिमेट्री एग्जामिनेशन, जितना ये लॉन्ग डिस्टेंस कर सकते हैं विद टेलीन्यूरोलॉजी वी कैन हेल्प। तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। we can treat the patient at time. Yeah, we can give you appropriate guidance, treatment, कि आप क्या नेक्स्ट स्टेप क्या कीजिए आप, तो उस बारे में हम डिस्कस करते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं जियो के साथ। अच्छा, one more question, sir. We are practicing in a very rural villages of Himachal Pradesh. हाँ जी। Economical condition of the people are very poor in this region, sir. तो कंसल्टेशन सर अगर डॉक्टर की 150 तक हो तो बेटर है सर। जो सुपर स्पेशलिटी है सर वो 550 350 ले रहे हैं, तो इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू पे सच ह्यूज अमाउंट सर। तो उसमें सर कंसल्टेशन कितनी होगी, कोई लेस कंसेशन मिल सकती है सर? ये एक्चुअली मेरा चाहूंगा, इसमें मैं आंसर देना चाहूंगा दर्पण जी आपको। राइट सर। हाँ जी, हाँ जी सर। जैसा कि आपको पता है कि देखो मैं भी हिमाचल से हूँ, पहले तो मैं आपको बता दूं दर्पण हाँ जी, जी सर। तो मुझे पता है ठीक कि है सर। हिमाचल के लोग अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो शहर में आते हैं। तो आप एक चीज राइट सर। देखिए कि अगर वो उनको कोई दिक्कत होती है वो शहर में आते हैं, इतना पैसा खर्च करके वो शहर में आते हैं, और वो उसके बाद भी वो 2 या 3 दिन वहां शहर में रहते भी हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ट्रीटमेंट कॉस्ट इज ये वेरी तो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हम हिमाचल में गांव एरिया में लगा चुके हैं जहाँ पे कोई भी क्लिनिक नहीं है, कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो वहां से हाँ हम जी। वीडियो कॉल के जरिए हम वहाँ के जो शहर के जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं उनसे हम बात करवाते हैं। ठीक है, तो हाँ आप जी, हाँ देखिए जी। कि उन पेशेंट में कितना पैसा बच रहा है, एक तो उनका टाइम बच रहा है और उनका राइट राइट, वो तो है ना। तो हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ देखिए जी सर। यहाँ पे अगर आप देखोगे बाहर जाके शहर में जाओगे, अगर आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर की फीस देखोगे 1000-1500 से कम नहीं होती है। तो यहाँ पे तो हमने नहीं होती, नहीं। 550 फीस रखी है, जो कि बहुत कम है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए। हाँ जी, मेरे ख्याल हाँ से जी, हाँ जी। अगर पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, अच्छा इलाज चाहिए, तो उसके लिए 550 कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। अरे हेलो, राइट सर, ये बात। हाँ जी, हेलो। थोड़ा सा राइट सर। देंगे हम काफी देर से, थोड़ा सा। हेलो जी जी बताइए। हेलो, बताइए। नमस्ते सर, गौतम सर नमस्ते। हाँ नमस्ते जी सर, मैं यहाँ दिशा ई क्लिनिक से बोल रहा था सुल्तानपुर से, और संयोग से आपका देख ही रहे थे आपकी बातें, तभी एक पेशेंट आ गया। और इसके सर क्या है ना कि इसकी रीढ़ की हड्डी का कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, आज से 20-22 दिन पहले। और सर इसको फीवर बहुत आ रहा है, तो वो बता रहे हैं कि जो डॉक्टर साहब ने दवाएं दी थी उन दवाओं से इनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। संयोग की बात ये है कि ये दवा भी लेके नहीं आए हैं। हाँ जी सर इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहूंगा कि आप सर इनको एक बार कंसल्ट करवाइए डॉक्टर गौतम के साथ। ठीक है, आप पर्सनली इनको रिक्वेस्ट डाल दें, वो एक बार अच्छे से वीडियो कॉल के जरिए इनको अच्छे से देखेंगे, उसके बाद वो देख के एक्चुअल में सभी आई है, इसको फीवर बहुत ज्यादा है। मैं करवा दूंगा, अभी फीवर इसको बहुत ज्यादा है। हाँ देखिए इनकी सर्जरी कब हुई है बैक की? सर्जरी कब हुई है? 20-22 दिन हुआ सर, 22 दिन हो गया सर। और ये बुखार कब से आ रहा है? बुखार कब से आ रहा है? 3-4 दिन हो गया सर। 3 दिन हो गए। और बैक में पेन भी चल रहा है? कोई यूरिन में प्रॉब्लम? मतलब कमर में दर्द बेटा, कमर में दर्द, पेशाब में कोई दिक्कत? पेशाब हल्का हल्का बोलने की मतलब हल्का हल्का अपने आप जो है निकल जाता है। पेशाब में जलन तो नहीं है ना सर? पेशाब करे हल्का हल्का बूंद बूंद। देखिए इसके अंदर देखिए एक तो इनकी बैक सर्जरी हुई है, ये लेमिनेक्टमी हुई है, तो इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि एपिड्यूरल एब्सेस ना बन गया हो। तो अगर तो आप सस्पिशन कर रहे हैं कि एपिड्यूरल एब्सेस है,
और अगर उसकी वजह से यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो एक्सपैंड कर सकता है एपिड्यूरल एब्सेस, और उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कि ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, लेग्स में वीकनेस हो सकती है, जिसको सैडल एनेस्थीसिया बोलते हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन इन द पेरिनियम भी हो सकता है। तो अगर तो इनका एपिड्यूरल एब्सेस एक्सपैंड कर रहा है और इनको बुखार आ रहा है तो वो तो ड्रेन करना पड़ेगा। वो तो एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है, एक सर्जिकल प्रॉब्लम है, और जो कि एमआरआई के ऊपर या सीटी स्कैन के ऊपर ही डायग्नोस हो सकती है। उसके अंदर भी आप सीटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट देंगे ताकि एनहांसमेंट पता चल सके, इन्फेक्शन है तो एनहांस करेगा वो। तो अगर तो आपका सस्पेशन एपिड्यूरल एब्सेस की तरफ है तो या तो वो ड्रेन होगी और उसके अंदर आईवी एंटीबायोटिक्स चलेंगी और वो भी थोड़ा लंबे टाइम के लिए चलेंगी, अगर तो आपका सस्पेशन एपिड्यूरल एब्सेस की तरफ है। क्योंकि पोस्ट लेमिनेक्टमी सिंड्रोम में, पोस्ट लेमिनेक्टमी में आफ्टर इन पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स एपिड्यूरल एब्सेस इज कॉमन, तो आपका वो सस्पेशन होना चाहिए एपिड्यूरल एब्सेस, आई थिंक। तो अभी सर अभी क्या करें? अभी एम्पेरिकली आप एंटीबायोटिक शुरू कर दीजिए, इनकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शुरू कर दीजिए, और अगर तो इनको इम्प्रूवमेंट नहीं आता और इनको न्यूरोलॉजिकल वीकनेस हो रही है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, या फिर इनको ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, देन यू हैव टू रेफर टू हायर सेंटर। ठीक सर, ठीक है। थैंक यू। तो थैंक यू डॉक्टर गौतम। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप अपना एक्सपीरियंस एंड अपनी लोकेशन एक बार आप हमारे हेल्थ पार्टनर एंड हमारे जो भी एफबी पे लाइव जो हमारे पेशेंट्स देख रहे हैं तो उनको आप एक बार अपना एक्सपीरियंस और अपना लोकेशन बता दीजिए। ये हमारा क्लिनिक दिल्ली के अंदर है और मेरा एक्सपीरियंस 12 इयर्स का है। मैंने एमबीबीएस दिल्ली से किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, यूसीएमएस जीटीबी हॉस्पिटल, वहीं से मैंने इंटर्नशिप भी किया। उसके बाद मैं अपनी हायर स्टडीज के लिए यूएस चले गया, वहाँ पे मैंने मेडिसिन, न्यूरोलॉजी और एनेस्थीसिया पेन में ट्रेनिंग करी, रेजिडेंसी करी, फिर उसके बाद फेलोशिप करी। उसके बाद हमने अपने सारे बोर्ड एग्जाम्स पास करे, उसके बाद कुछ काम भी किया हमने यहाँ पे। उसके बाद आई वाज विद कैलाश हॉस्पिटल नोएडा फॉर अ व्हाइल। उसके बाद हमने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब साइट में ये टेली कंसल्टेशन शुरू किया है हमने, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर गौतम। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे हेल्थ पार्टनर और जितने भी हमारे इंडिया के जितने भी भाई बंधु हमारे जो देख रहे हैं इस वेबिनार को, जो सुन रहे हैं, तो डॉक्टर गौतम आज हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर चुके हैं और आज इवनिंग तक वो लाइव भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको जितने ज्यादा पेशेंट या जितने भी परामर्श ले सकते हैं तो आप इनसे लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो भी पेशेंट्स हैं, अगर उन्होंने कोई डॉक्टर गौतम से परामर्श लेना है तो वो हमारे जियो मित्तरी क्लिनिक में जाके परामर्श ले सकते हैं। अगर किसी को कोई डॉक्टर साहब टेस्ट लिखते हैं तो हमारी जियो की लैब है जो कई गांव में लग चुकी है और आने वाले टाइम पे हर गांव में हमारी जियो की लैब भी लग जाएगी, तो वहां पे जाके भी वो अपने टेस्ट वहां पे करवा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो सीबीसी हो चाहे एलएफटी हो, जितने भी मोस्टली कॉमन जो टेस्ट होते हैं वो हमारी लेबोरेटरी में करवा सकते हैं। तो हमारी जियो की लैब है जो हर गाँव में लग चुकी है। और किसी का कोई सवाल है तो वो आप डॉक्टर गौतम से पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर सर। जी बोलिए सर, मैं ये एक चीज जानना चाहता हूँ, क्योंकि रूरल इलाके में ऐसा जनरली होता है कि जब पेशेंट स्ट्रोक या पैरालिसिस अटैक आता है तो हम वहाँ पे कुछ भी बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसकी प्राइमरीली लिमिटेशंस मैं समझ सकता हूँ। हाँ जी बोलिए। वो इनिशियली हम उनके लिए क्या कर सकते हैं जिससे वो कम से कम 100-200 किलोमीटर 2-3 घंटे का अपना हॉस्पिटल पहुंचने तक वो सेफ रहे पेशेंट? देखिए, पहला तो आप उनका वाइटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उनका ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं और उनके न्यूरो चेक्स कर सकते हैं। अगर आपको सस्पिशन है कि ब्लीडिंग वगैरह है तो आप, जैसे कि उनका मेंटल स्टेटस चेंज हो रहा है और हेडेक बहुत सिवियर है, आपको सस्पेक्ट हो रहा है कि ये हेमरेजिक स्ट्रोक है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, तब तो आप उसमें बहुत लिमिटेशन कर सकते हैं। लिमिटेड कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है आपका प्राइमरी रूरल एरिया के अंदर, फिर तो आपको हायर सेंटर में रेफर करना ही पड़ेगा, टर्शरी सेंटर में। लेकिन अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं आप इस्कीमिक स्ट्रोक है तो कुछ केसेस के अंदर आप एस्पिरिन दे सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं कुछ एस्पिरिन। अगर आपको सस्पेशन है कि ब्लीडिंग है तो आप मत दीजिए, दैट वुड बी बैड फॉर द पेशेंट। लेकिन अगर तो आपको सस्पेशन है कि इस्कीमिक स्ट्रोक है तो आप पेशेंट को 81 मिलीग्राम 70 मिलीग्राम एस्पिरिन दे सकते हैं।
और बाकी पेशेंट का ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज कर सकते हैं आप। अगर ओरल टैबलेट ले सकते हैं पेशेंट, ओरल टैबलेट। आपके पास वहाँ पे आईवी एक्सेस होता है उस लोकेशन में? यस सर। आईवी एक्सेस है आपके पास? जी सर। लेकिन आपके पास वहाँ पे कोई रेडियोलॉजिकल टेस्ट नहीं है लेकिन? रेडियोलॉजिकल टेस्ट यहाँ पे नहीं। हाँ, उसमें फिर बहुत देर इज ओनली लिमिटेड थिंग जो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर तो आपको इस्केमिक स्ट्रोक लग रहा है तो आप एस्पिरिन दे सकते हैं, ताकि एंटीप्लेटलेट इफेक्ट के लिए, ताकि क्लॉट थोड़ा उतना सिवियर नहीं हो और डिसॉल्व हो जाए। स्ट्रोक में डोर टू हॉस्पिटल टाइम लाइक विद इन हाउ मेनी आवर्स एंटीप्लेटलेट थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट जरूरी है? ये जो इंट्रावीनस टीपीए जो होता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टीपीए, नॉर्मली उसकी विंडो 3 आवर्स की होती है, बट रिसेंटली उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। 4.55 आवर्स तक आपका आईवी टीपीए आप अगर शुरू कर देते हैं। उसमें लिमिटेशन यही है दैट यू नीड टू हैव अ नेगेटिव सीटी स्कैन कि ब्रेन में कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, और पेशेंट को अगर सीजर वगैरह हो गया है स्ट्रोक के बाद तो फिर आप टीपीए नहीं कर सकते, जिसे क्लॉट बस्टर मेडिकेशन कहते हैं, क्लॉट बस्टर मेडिकेशन। आईवी टीपीए आप नहीं कर पाते, और उसके लिए आपको बहुत सारे ब्लड टेस्ट भी करने पड़ते हैं, उनकी वेट करनी पड़ती है, आपको ट्रोपोनिन चेक करने पड़ते हैं कि हार्ट अटैक तो नहीं है। अगर ट्रोपोनिन साथ में हार्ट अटैक हो गया तो आप नहीं दे सकते टीपीए, सीजर हो गया तो नहीं दे सकते, और उसके प्लेटलेट चेक करने पड़ते हैं, उसके आईएनआर चेक करना पड़ता है उसका। सो देयर आर लॉट ऑफ ब्लड टेस्ट जो कि आपको आईवी टीपीए जो कि आपके रूरल सेंटर में मेरा ख्याल तो अवेलेबल है भी नहीं, जो टर्शरी केयर सेंटर्स में ही विद इन 4.5 आवर अगर पेशेंट पहुंच जाता है तो आप वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी पहले सीटी स्कैन और उसके बाद ब्लड टेस्ट नेगेटिव्स आने चाहिए, उसके बाद ही आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं टीपीए। लेकिन एस्पिरिन वगैरह आप दे सकते हैं विद इन द विंडो या 3 आवर, बट 4.5 आवर तक टीपीए दे सकते हैं आप। ओके डॉक्टर गौतम, अभी हमें एफबी से एक मिस्टर कृष्णा इन्होंने कमेंट डाला है कि उनकी जो मदर है उनको कमर में काफी दर्द होती है निकलने से में, तो आप ये बता सकते हैं उनको कि किस तरह के सिम्टम्स हैं या उनको क्या करना चाहिए? हाँ जी, ठीक है, बात कराइए। सर ये ऑलरेडी हमारी लाइव कमेंट आया है, तो आप यहाँ पे बोलिए, उनको पता लग जाएगा सर, वो लाइव सुन रहे हैं। अच्छा, देखिए, अगर तो ये कमर दर्द अभी रिसेंटली शुरू हुआ है तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है कि ये अगर रिसेंटली शुरू हुआ है तो क्यों हुआ है, कोई ट्रॉमा हुआ स्पाइन में, या कोई इन्फेक्शन हुआ, या कोई मस्कुलर स्प्रेन हुआ, तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है विद एन एक्सरे। और अगर तो ये क्रॉनिकली चल रहा है बैक पेन, तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। नॉर्मली इतना बेड रेस्ट रिकमेंड नहीं किया जाता, पहले लोग प्रेफर करते थे कि बेड रेस्ट पे डाल देते थे पेशेंट को, लेकिन अब उतना बेड रेस्ट नहीं डालते हैं, नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी मेंटेन करते हैं। यू कैन लिमिट कि वेट ना उठाएं और बेंड ना करें बहुत ज्यादा, अगर कुछ झुक रहे हैं तो अपनी नीज से झुकें, और अगर ब्लैडर की प्रॉब्लम हो रही है, साथ में यूरिन लीक कर रहा है, या चलने फिरने में परेशानी हो गई है, टांगों में कमजोरी आ गई है, तो एक एमआरआई करा लें, क्योंकि हो सकता है हर्निएटेड डिस्क भी हो सकता है, जिसको स्लिप डिस्क बोलते हैं, हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं, वो हो सकता है। और अगर पेन बहुत बढ़ गया है तो जितनी जल्दी एक्सरे करा लें, क्योंकि अगर तो उनकी एज बहुत ज्यादा है तो कुछ फ्रैक्चर वगैरह भी हो सकता है स्पाइन के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है बॉडी बोन के अंदर कैल्शियम की कमी होने लगती है, उसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाता है। तो डिपेंडिंग उनका पेन कितना सिवियर है और कहीं टांगों में कमजोरी नहीं आ रही है, ब्लैडर प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो उस हिसाब से आप एक्सरे या एमआरआई एक बार कंसल्ट कर लीजिए, तो वो आपको बता देंगे, रिकमेंड कर देंगे आपको कि क्या कराया जाए, एक्सरे कराया जाए या एमआरआई कराया जाए, या खाली अभी मेडिसिन से ही काम चल जाएगा। तो डिपेंडिंग कि कितने सिम्टम्स कितने सिवियर हैं और कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है साथ में, उस हिसाब से फिर आगे ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर गौतम। अगर कृष्णा जी आप सुन पा रहे हो तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया है कि आप वो सारे टेस्ट करवा लीजिए, और अगर आप डॉक्टर गौतम से परामर्श लेना चाहते हो तो आप नजदीकी जियो मित्र क्लिनिक में जाके डॉक्टर गौतम से परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ प्लेटफॉर्म में डॉक्टर गौतम दिखेंगे तो आप वहां से परामर्श ले सकते हैं। अगर आप कहीं शहर में हो, अगर आपके आसपास कहीं नजदीकी जियो मित्र क्लिनिक नहीं है, तो आप हमारी जियो लाइफ ऐप में जाके डॉक्टर गौतम को सिलेक्ट करके उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर गौतम।
आपने इतना महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे देशवासियों और हमारे जियो हेल्थ पार्टनर को दी, उसके लिए हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। वेलकम सर आपका जियो प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर, डॉक्टर गौतम सर, आपका टाइमिंग क्या होगा सर पेशेंट्स के लिए? पेशेंट्स के लिए आप 10 to 1 कर सकते हैं इन द मॉर्निंग टू 1 in the afternoon and in the evening 5 to 8। तो जो डॉक्टर साहब की टाइमिंग है वो है 10 से 1 और इवनिंग में 5 से 8, राइट डॉक्टर साहब? हाँ जी जी। तो आप अपना ये सारा नोट कर लें, ठीक है। कोई भी परामर्श लेना चाहता है तो वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू डॉक्टर गौतम जी से कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।